मुख्तार अब्बास नकवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नकवी जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, मुसलमान असुरक्षित है वाली सोच रिटर्न्स वापस? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एंटी मोदी सनक, एंटी नेशनल साजिश बन जाए, एंटी इंडिया साजिश बन जाए, तो इससे ज़्यादा घृणित काम और इससे ज़्यादा निंदनीय काम हो नहीं सकता। ये जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, वो मोदी बैशिंग करते करते भारत बैशिंग की साजिश और में लग जाए, तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक मानसिकता हो नहीं सकती। ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है। आप टाइमिंग देखिए, 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन 4 राज्यों के चुनाव में जो है वो महत्वपूर्ण सवाल और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उस पर किस तरह से सांप्रदायिक तड़का लगाया जाए, किस तरह से मुस्लिम वोटों की खरीद फरोख्त और बाजार गर्म किया जाए, किस तरह से मुस्लिम वोटों का अपहरण इस सांप्रदायिक साजिशों के जरिए किया जाए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है, एक चीज़। दूसरी चीज़, सहिष्णुता की बात, असहिष्णुता की बात कौन कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे रहे हैं, जो संवैधानिक पद पर रहे हैं। वो अगर असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, अरे भैया, ये देश अगर सहिष्णु नहीं होता, इस देश की संस्कृति, इस देश का संस्कार अगर सहिष्णुता का नहीं होता, तो क्या आप हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के संस्कार को ऐसे गाली दे सकते थे क्या? नकवी जी, सॉरी, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं। मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूं। ये सोच क्या और ज्यादा डेंजरस नहीं हो जाती जब इस तरह का स्टेटमेंट एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से आता है जिनका जिक्र आपने किया कि अल्पसंख्यक अगर खतरे में होते और भारत सहिष्णु ना होता तो क्या ये उपराष्ट्रपति बन पाते? तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक सर्टेन एक्सपोजर मिला है, जो कि इस देश में एक संवैधानिक पोस्ट होल्ड कर चुका है, जब वो इस तरह की बातें करता है तो उसके मन में इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? वो ये क्यों बोल रहे हैं? फिर ये सवाल उठते हैं। देखिए, वो जिसके मंच से ये बोला उन्होंने, वो मंच जो है वो जिसने दिया, वो कौन है? ज़रा उनका इतिहास देख लीजिए, उनकी करतूतें देख लीजिए, उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चाहे वो ISI से उनसे लिंक की जुड़ी हुई बात रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में उन्माद पैदा करना, दंगे फैलाना, आतंक और आतंक के साए में जो लोग यहाँ पर कहीं पर भी दुनिया में पनप रहे हैं, उनको जो है वो फंडिंग करना, सपोर्ट करना, ये तमाम एक लंबी हिस्ट्री और लंबी लिस्ट है। उस मंच पर कुछ लोग और भी थे। वो लोग हैं जो कि समय समय पर कभी अवार्ड वापसी करने लगेंगे, कभी भारत दुनिया को बताने लगेंगे कि भारत में तो जो है वो अब न तो डेमोक्रेसी रह गई, न तो सेकुलरिज्म रह गया, न कॉन्स्टिट्यूशन रह गया, वो समय समय पर कहते रहते हैं। लेकिन जो सवाल यहाँ पर ये नहीं है, वो पड़ोस का देश, जिस देश के प्रायोजित संगठन ने ये कार्यक्रम किया था, क्या कभी किसी ने ये पूछा कि उस देश में जहां पर 24% अल्पसंख्यक थे, आज 2% कैसे रह गए? और 2% के भी रोज़ जो है कत्लेआम होता है, रोज़ धर्मांतरण ज़बरदस्ती किया जाता है, रोज़ जो है वो अपनी जान बचा करके किसी तरह से रह रहे हैं। ये देश, हिंदुस्तान देश, जो जिसे असहिष्णु कहते हैं, इनटॉलरेंट देश कहते हैं, जहाँ पर जो है वो 8%, 8.5% अल्पसंख्यक हुआ करते थे बंटवारे के बाद, आज जो है वो 22% है। ये है देश, आप कहते हो असहिष्णु। और असहिष्णुता की बात तो मजाक तो ये लगता है कि आप पानी पी पी करके, ठीक है, आप मोदी जी से सहमत नहीं है, आप मोदी बैशर हैं, आप मोदी जी को कोसते रहिए। आप मोदी जी को कोसने की सनक में भारत के खिलाफ साजिश के हिस्सेदार, भागीदार बन गए हैं। ये अपने आप में खतरनाक सोच है, और ये सोच जो है वो सामान्य से नहीं है। आज जो है वो आप दुनिया के सामने भारत की कौन सी तस्वीर पेश करना? राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। अरे भैया, सिविक नेशनलिज्म, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्र, सिविक जो उनकी तरफ से इसे पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो ऐसे है, सिविक नेशनलिज्म वर्सेस कल्चरल नेशनलिज्म। और ये कल्चरल नेशनलिज्म आपकी पार्टी, आपकी सरकार थोप रही है। देखो, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संस्कार और संस्कृति ने इस देश को पंथनिरपेक्ष बनाया हुआ है। आसपास कोई भी दुनिया का देश आप बताइए जहां पर मेजॉरिटी एक कम्युनिटी की हो और वो पंथ निरपेक्षता को अपने गले लगाता हो। पड़ोस का देश जो है, जिस देश के प्रायोजित कार्यक्रम में ये गए थे, उस देश ने जो है वो इस्लामिक झंडा फहराया और वहां से जो है वो अल्पसंख्यकों को या तो मार कत्लेआम कर दिया या बाहर निकाल दिया। हमारे देश के इस देश से बेहतर, इस देश से ज्यादा बेहतर संस्कृति, इस देश के लोगों से बेहतर संस्कार दुनिया में कहीं नहीं है। इस बात को स्वीकार करना होगा। और इसीलिए क्या कोई भी पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति या किसी और भी धर्म के आधार पर चल रहे देश के में व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति हो सकता है क्या? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू राष्ट्रपति हो सकता है क्या? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू उपराष्ट्रपति हो सकता है? नहीं, हिंदुस्तान में हो सकता है। यह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह है हमारी संस्कृति और संस्कार। इसको सलाम करिए, इसको कोसिए मत। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं? और मैं उन्हीं को कोट कर रही हूं कि इट सीक्स टू प्रेजेंट एन इलेक्टोरल मेजॉरिटी इन द गाइज ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी एंड मोनोपोलाइज पॉलिटिकल पावर। देखिए, पहली बात एक बात बताइए, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और हमारे देश की डेमोक्रेसी, ये कोई ऐसा है जो इन्होंने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते रहे हैं। डायरेक्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जबान से भी ये बात हम अक्सर सुनते रहे हैं। बहुसंख्यकवाद सुनते रहे हैं, जनादेश का अपहरण करके जो है वो सरकार चला रहे हैं, ये सुनते रहे। आप एक बात बताइए कि इस देश में जनादेश जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। वो कभी हिंदू मुसलमान देख करके कोई जनादेश की गिनती नहीं करता। जनादेश जनादेश होता है और जनादेश जिसको मिलता है, जनादेश के आधार पर वो सरकार चलाता है। अब आपने उसको जो है वो सांप्रदायिकता का तड़का लगाने की कोशिश शुरू कर दी। और ये शुद्ध रूप से, मैं फिर एक बार आपसे अदिति जी कह रहा हूं, ये टाइमिंग देखिए आप। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये है कि किस तरह से जाति और धर्म की जागीरदारी जो हिल चुकी है, उसको कैसे जो है वो फिर से इस चुनाव के माहौल को सांप्रदायिक स्वरूप में बदला जाए और कैसे मुसलमानों के डर में, दिलो दिमाग में फिर से डर पैदा किया जाए और डर पैदा करके किस तरह से उनके वोटों का अपहरण किया जाए। अन्यथा पाकिस्तान पर आयोजित कार्यक्रम में जाकर के आप हिंदुस्तान को दीजिए और कहिए कि साहब ये देश तो बहुत असहिष्णु है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो है वो घटिया बात और इससे ज्यादा निंदनीय बात नहीं हो सकती। ठीक है, उनके ही स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है सर, अब मैं आपके सामने वो पढ़ने वाली हूँ। वो कहते हैं कि इट वांट्स टू डिस्टिंग्विश सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, धर्म के आधार पर उनमें फर्क करना चाहता है। गिव वेंट टू इंटॉलरेंस, असहिष्णुता को बढ़ाना चाहता है। इंसिनुएट अदरनेस, उन्हें पराया फील कराता है। प्रमोट डिस्क्वाइट एंड इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना पैदा करता है। और जो इसके रिसेंट मैनिफेस्टेशंस रहे हैं वो बहुत ही चिलिंग रहे हैं, ये हामिद अंसारी ने कहा। लेकिन जब यूपी के चुनाव में 80 वर्सेस 20 की बात की जाती है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सर आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जालीदार टोपी की बात की जाती है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में लुंगी की बात की जाती है, तब क्या मैसेज जाता है? कोई मैसेज नहीं जाता है। देखिए, एक बात आप समझिए, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण के छल को विकास के बल से योगी जी ने खत्म किया है। योगी जी ने अगर वहां पर बाहुबलियों की, बलवाइयों की, बकैतों की बकैती को लगाम लगाया है, उनका बंटाधार किया है, तो वो क्या सिर्फ वो ये बाहुबली, ये बकैत, ये बलवाई क्या केवल हिंदुओं को परेशान कर रहे थे? क्या ये मुसलमान इससे जो है सुरक्षित थे? बिल्कुल नहीं। ये समाज का सभी वर्ग उससे त्रसित था और उसका जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, असर हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में आप हर कोने में शांति देखेंगे, आज हर कोने में सौहार्द देखेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं,
हर तरफ जो है वो बलवाइयों का जो है वो महीना होता था और बाहुबलियों का हफ्ता हुआ करता था। आज ना बलवाइयों का महीना है और ना बाहुबलियों का हफ्ता रह गया उत्तर प्रदेश में। सर एक चीज, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हो रहा है। क्या भेदभाव हो रहा है? हम आपको 8 साल की आज आपने टाइम दिया है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आपने टाइम दिया है, लेकिन सर सुरक्षा तो सबकी करते हैं। आपने खुद बड़े अच्छी ये बात, अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जब आप अपराधियों से, भूमाफिया से या जो डॉन है उनसे किसी की रक्षा करते हैं तो धर्म विशेष की रक्षा तो नहीं कर रहे, रक्षा सबकी हो रही है। लेकिन फिर भी चुनाव में जब 80 वर्सेस 20 की बात आने लगे, जालीदार टोपी की बात होने लगे, तो सर माहौल कौन बना रहा है? ये सवाल उठता है ना, आप उससे इंकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा ऐसा है, ये बताइए आप, कुछ पार्टियां जो है जो डायरेक्ट जो ये काम नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने प्रॉक्सी को खड़ा कर दिया, डमीज को खड़ा कर दिया। कोई हैदराबाद से ले आता है तो कोई मुर्शिदाबाद से ले आता है तो कोई कहीं और से ले आ रहा है, और वो जो है इनकी प्रॉक्सी जो है वो यहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये कि आपको जालीदार टोपी या लुंगी से परहेज क्या है बताई जाती है सर। इसीलिए तो हमने कहा था कि जो डमी किसके है ये बात तो सभी लोग जानते हैं। और जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को की तारीफ करते हैं या कसीदे पढ़ रहे हैं क्या? वो तो पानी पी पी करके, जैसे कि अभी आपने जिनका जिक्र किया वो कोस रहे हैं, वैसे ही वो कोस रहे हैं। तो ये जो पूरे के पूरी तरह कोसते कोसते कोसी नदी पहुंचने के कगार पे खड़े हुए हैं ये सारे के सारे लोग। लेकिन मुझे जो अभी आज का मुद्दा है वो आपका ये जो आपने कहा कि निश्चित तौर से देखिए, मोदी बैशिंग की सनक आपको भारत बैशिंग की साजिश का हिस्सा ना बनाए, ये सबके लिए जरूरी है। आप राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी हो सकते हैं, आप मोदी जी के से प्यार नहीं करते, आप मोदी जी को जो है वो पसंद नहीं करते, ना करिए। अरे भैया, आप इस धरती पे रह रहे हो, इस धरती ने आपको सब कुछ दिया है, इस धरती को आप सजदा करो, सलाम करो। आप इस धरती को गाली दे रहे हो, और गाली नहीं दे रहे हो, आप पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आज अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत को सलाम कर रही है, हिंदुस्तान की लोकतंत्र को सलाम कर रही है, हिंदुस्तान के समाज और संविधान को सलाम कर रही है, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को सलाम कर रही है, तो आप उसको कोस रहे हो। नहीं, वो सिर्फ कोस नहीं रहे हैं, वो तो एक तबके को असुरक्षित भी बता रहे हैं नकवी सर। और दूसरी बात, वाजपेयी साहब की एक लाइन है कि नीति को कोसिए, नियत को नहीं। लेकिन मौजूदा भारत में हम देख रहे हैं, आपकी तरफ से भी सर और उनकी तरफ से भी, नियत को कोसा जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए, कोई भी ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, इन 8 सालों में, पौने 8 सालों में मोदी जी का शासन रहा और 5 साल लगभग जो है वो योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। एक आप बताइए एक घटना कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तरक्की के अन्य क्षेत्रों में समाज के किसी वर्ग के साथ भेदभाव हुआ क्या? केंद्र सरकार की योजनाएं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट लगी हुई है, 2 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मकान गरीबों को दिए गए। उन 2 करोड़ 22 लाख में 31% वो इलाके हैं जो अल्पसंख्यक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जहां पर कि कच्चे मकान थे। 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि दी जाती है। उसमें 12 करोड़ में किसानों सम्मान निधि में लगभग 33% जो है वो अल्पसंख्यक समाज के किसानों को उसका लाभ मिलता है। 9 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो है वो गैस सिलेंडर के और गैस दी जाती है। उसमें भी जो है, ये मैं सारे के सारे आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ, लगभग 37% और अल्पसंख्यक समाज के परिवार को मिलता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछली जो सरकारें थी उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर रखा, शैक्षणिक रूप से उनको शिक्षा की रोशनी ना पहुंचे, इसका काम किया ताकि उनके वोटों का अपहरण वो आसानी से कर सकें। 32 करोड़ 66 लाख मुद्रा योजना का जो है वो केंद्र सरकार ने जो है योजना लाभार्थी रहे। 32 करोड़ 66 लाख, उसमें आपको मालूम है
मुद्रा योजना में छोटे छोटे कामों के लिए, उसमें जो है वो 38.9% अल्पसंख्यक समाज के लोगों का उसका फायदा हुआ है, छोटे छोटे व्यापार करने के लिए, छोटे छोटे कामों को लिए। उसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान में 13 करोड़ शौचालय बने हैं, उसमें भी मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं ना, ये कह रहे भेदभाव। अरे भैया बताओ ना, एक भेदभाव बताओ कि एक भेदभाव हुआ। 5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक बच्चों बच्चियों को दी जाती है। ड्रॉप आउट रेट जो है वो 73% से घट करके 32% हो जाता है। तो आपको लगता है कि अरे पढ़ क्यों रहे हैं, और चलिए मोदी जी पढ़ा क्यों रहे हैं, पढ़ा लिखा क्यों रहे हैं? ठीक, आपने जो बातें बताई हैं, जो फैक्ट्स आपने रखे हैं, ये फैक्ट्स आप ये हामिद अंसारी साहब के सामने रख देते तो शायद इस तरह की बयानबाजी विदेश में बैठकर तो ना करते सर। उन्हें तो कन्विंस कर देते, उन्हें कन्विंस कीजिए। देखिए अगर कोई देखिए क्या है, कुंठित सोच जो है वो कभी भी जो है वो तर्कों और तथ्यों के आधार पे बात नहीं सुनती है और न करती है। अगर किसी ने तय कर लिया है कि हम भारत बैशिंग ब्रिगेड के सबसे बड़े ब्रिगेडियर बनेंगे, तो ये भारत बैशिंग ब्रिगेड के ब्रिगेडियर्स जो है वो भारत बैशिंग करते करते जो है वो इतनी सनक में आ चुके हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के सूत्रधार बनते जा रहे हैं। आप दुनिया के सामने, और वो भी उन संस्थाओं के, जो संस्थाएं कि हिंदुस्तान के खिलाफ, और न केवल हिंदुस्तान कह रही हैं आप, दुनिया में अन्य जगहों पर जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रही हैं, उस संस्था के मंच को आप जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ तो जहर उगलने में और हिंदुस्तान के खिलाफ उनसे पूछेंगे सवाल, आपकी सरकार पूछेगी उनसे सवाल। आप बहुत बड़ा आरोप है ये कि उनका आईएसआई के साथ जिस संस्था बिल्कुल सवाल बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए और हम तो उनसे पूछेंगे। मैं बिल्कुल पूछूंगा, क्योंकि ये सामान्य सी घटना नहीं है, ये कोई जाने अनजाने की घटना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी। आप कह रहे हैं कि हामिद अंसारी से सरकार जरूर सवाल पूछेगी कि किस तरह से उस मंच पर वो गए हैं, उस मंच पर जिसके लिंक्स सीमा पार आईएसआई और दूसरे ऐसे संगठनों से जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त, प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, रोशनी जायसवाल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, किशोर